हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। आपकी तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए हम आज आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है सीडीपी को लेकर है, बाल विकास में शिक्षा शास्त्र पर। ये यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आज होने वाली है। ठीक है, क्लास इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि बाल विकास ही आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराएगा। इससे इससे आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी विद्यार्थी अगर इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोग के लिए सूचना है कि आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। ये 100 क्वेश्चन की पूरा 100 सीडीपी का एक श्रृंखला बनाई गई है। उसमें आप देखेंगे बिल्कुल लो लेवल से टॉप लेवल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं जो मल्टीपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछे जाने के साथ साथ ये भी है कि इनकी जो उपयोगिता है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, बिल्कुल आपको हुबहू जैसे बोर्ड में आंसर मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, सेम वैसे आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि स्क्रीन पे। ठीक, तो आप इसमें पढ़िएगा, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को स्वयं प्रयोग करने, चर्चा करने, निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल जाता है। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आंसर आपका क्लियर नहीं होगा। एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को स्वयं प्रयोग करने, चर्चा करने तथा निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है। अब ये पूछा जा रहा है कि यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवाद, रचनावाद, परिपक्वतावाद और विश्लेषणवाद। ठीक है, अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इसका क्या है? रचनावाद। रचनावाद इस कोड में होता है कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि जो टीचर होते हैं बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए उनको स्वयं से, सेल्फ से फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप लर्निंग बाय डूइंग करिए, डूइंग बाय लर्निंग करिए, करिए और सीखिए। मतलब आप प्रयोग करिए, चर्चा करिए, उसका निष्कर्ष निकालिए। ये होता है रचनावाद सिद्धांत में। दूसरा प्रश्न है, एक बच्चा यह मानता है कि चंद्रमा उसके साथ साथ चलता है। मतलब बच्चे की थिंकिंग देखिए, वो मान रहा है, चाहे उसकी गलतफहमी हो, चाहे वो उसके अंदर अज्ञानता हो या वो नहीं समझ पा रहा है क्या क्या थ्योरी है, क्या सिद्धांत है, तो वो ऐसा मानता है कि चंद्रमा जो है उसके साथ साथ चलता है। पियाजे के अनुसार यह का उदाहरण है? अगर जेन पियाजे की हम बात करेंगे तो उनके अनुसार ये किसका उदाहरण है? संरक्षण का, जीववाद का, वर्गीकरण का, प्रतिवर्ती चिंतन का। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जीववाद का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। क्वेश्चन आप देखेंगे कि बिल्कुल लेवल से क्वेश्चन रखे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको लो लेवल का नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे, यदि एक बालक सहायता के साथ गणितीय समस्या हल कर सकता है। देखिए, गणितीय समस्या हल कर सकता है लेकिन अकेले नहीं, किसके साथ? सहायता के साथ। तो यह किस अवधारणा को दर्शाता है? पहला ऑप्शन क्या है? आत्मसातकरण है, समायोजन है, जेडपीडी है और संरक्षण है। तो जेडपीडी प्रिंसिपल, संरक्षण, इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो इसका आंसर आप कर लीजिए फट से। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जेडपीडी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक सभी बच्चों को समान गति से सीखने की अपेक्षा करता है। अच्छी बात है। अगर आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा हो, ठीक है, किसी बैकग्राउंड से रिलेटेड है तो उसको समान गति से सीखने की अपेक्षा करिए। क्योंकि क्लास में जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप उम्मीद करिए कि सभी बच्चे एक साथ सीखें, समान रूप से सीखें। तो चलिए, वो तो बात हो गई क्लास की, बट यहाँ आपको बताना है कि बाल विकास के किस सिद्धांत की वह उपेक्षा कर रहा है। ठीक है ना, बाल विकास के किस सिद्धांत की वह उपेक्षा कर रहा है।
निरंतरता, व्यक्तिगत विभिन्नता, सामान्य से विशिष्ट, परिपक्वता। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे इसका जो राइट आंसर क्या है, बी, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत में ये होता है कि जितने बच्चे होते हैं सबकी अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, सभी बच्चों का गुण जो होता है वो समान नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी टीचर अगर सभी बच्चों से उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है कि सभी समान गति से सीखें, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत को की क्या कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुरूप है? किसके अनुसार? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुरूप है। तो जीन पियाजे से रिलेटेड मैंने क्लास पूरी की पूरी उनके सिद्धांत की क्लास मैंने वीडियो बनाई है, चैनल पर अवेलेबल है, अपलोडेड है, उसको आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ देखते हैं आंसर, देखते हैं क्या है। ज्ञान शिक्षक से छात्र तक स्थानांतरित होता है। ज्ञान जो है शिक्षक से छात्र तक स्थानांतरित होता है। बालक निष्क्रिय ग्रहण करता है। ठीक। सी क्या है, बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। अधिगम केवल अनुकरण से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में कोई निगेटिविटी मिले, क्या मिले, अगर आपको कोई निगेटिविटी मिलती है, जैसे यहाँ पे क्या है निष्क्रिय, तो ऐसे ऑप्शन को आप तुरंत हटा दीजिए। वो आंसर आपका सही हो ही नहीं सकता है सीडीपी में, कहीं भी निगेटिविटी आपको मिलती है। ठीक, तो बालक देखिए, जब इसको आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव रूप से सॉल्व करेंगे, तो आसानी से आंसर आपका बन जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो बालक है वह सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। बालक जो होता है ना वो हमेशा एक्टिव होता है। थोड़ा सा टाइम का भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार यदि कोई बच्चा नियमों का पालन केवल दंड से बचने के लिए करता है तो वह किस स्तर पर है? अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी बच्चा है अगर नियमों का पालन वो कर रहा है, किस लिए कर रहा है कि उसको पनिश न किया जाए, तो वह किस स्तर पे है? उत्तर परंपरागत, परंपरागत, पूर्व परंपरागत, नैतिक यथार्थवाद। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व परंपरागत स्तर पर है। उसके अंदर डर है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, नियमों को पालन नहीं करेंगे तो हमको पनिश किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने क्रिएट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर। एक छात्र गणित में उत्कृष्ट है, ठीक है, लेकिन भाषा में औसत प्रदर्शन करता है। गार्डनर के अनुसार इसका कारण है, गणित में क्या है, उत्कृष्ट है, लेकिन जब भाषा की बात आती है तो क्या करता है, एवरेज प्रदर्शन करता है। क्या करता है, एवरेज प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो गार्डनर के अनुसार वो किसका उदाहरण है? बुद्ध एक ही होती है, बुद्ध जन्मजात होती है, विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, आईक्यू ही सफलता का एकमात्र आधार है। तो 7 का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कठिनाई का लेवल आपका बढ़ता जाएगा। एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन हुआ है कि आपको क्लास जो दी जा रही है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, एक स्टैंडर्ड की क्लास है। इसमें कहीं भी आपको किसी भी चीज़ का लैकनेस आपको नहीं मिलेगा। जो भी क्लास है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर आप फट से लगा लीजिए। जो समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है, मैंने बताया इंक्लूसिव जो एजुकेशन होता है उसका मूल उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को अलग अलग विद्यालय में पढ़ाना, प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष सुविधा देना, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान देना। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, समावेशी शिक्षा होता है, उसका मूल जो उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। क्या है, इक्वल आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। डिसलेक्सिया से ग्रस्त बालक को मुख्य कठिनाई होती है। ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है टीचिंग का जिसमें पूछा ना जा सके। ठीक है, तो डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलेसिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, सभी पूछे जाते हैं, बट इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे होता है, पढ़ने से। ठीक है, अगर किसी के अंदर
पढ़ने में कोई कठिनाई होती है तो उसके अंदर किस बीमारी होती है? डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षक बच्चे की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग मानता है तो वह किस दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है? यदि शिक्षक बच्चे की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग मानता है, अगर कोई भी टीचर है, अगर वो मानता है कि कोई भी बच्चे हैं अगर वो गलती कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं तो सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, इस कंडीशन में एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उन्होंने फेल, जैसे कहते हैं ना कोई बच्चा फेल हो गया, उसका फुल फॉर्म बताया था। यब से क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सीखने में क्या है? पहला कदम है, पहला प्रयास है। तो ये कौन सा होता है? उसको हम कहते हैं रचनावादी दृष्टिकोण। क्या होता है? रचनावादी दृष्टिकोण। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा का विकास किस अवस्था में होता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार पूछा गया है कि जो संरक्षण की अवधारणा है इसमें विकास किस अवस्था में होता है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर क्या है वही आपको बताना है। तो 11th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब उसके बाद ये क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो 100% पक्का रहेगा, एनसीएफ से आएगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम सबसे प्रभावी होता है। अगर एनसीएफ 2005 के अनुसार हम बात करेंगे, जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, सीखना, वो सबसे प्रभावी होता है। शिक्षक व्याख्यान दे, छात्र रटकर सीखे, छात्र सक्रिय भागीदारी करे, केवल परीक्षा पर ध्यान दिया जाए। ठीक है ना? तो एनसीएफ 2005 कहता है कि कोई भी है, अगर छात्र की सक्रिय भागीदारी होती है। कैसी भागीदारी? सक्रिय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एनसीएफ में कहीं से भी ये नहीं कहता कि बच्चा रट के सीखे, तो उसमें ध्यान दिया जाता है कि कोई भी बच्चा हो, अगर वो पढ़ रहा है, सीखने का प्रयास कर रहा है, तो वो उसमें एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय उसकी भागीदारी होनी चाहिए। एरिक्सन के अनुसार प्राथमिक विद्यालय आय के बच्चों में प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष है। एरिक्सन के अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका या भ्रम। ये एरिक्सन के अनुसार पूछा जा रहा है। जो प्राथमिक विद्यालय आय के बच्चों में प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या होता है? तो 13 का जो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करने की बात की जा रही है? अधिगम को, लर्निंग। तो लर्निंग को, अधिगम को प्रभावित करने वाले मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक कौन करता है? केवल बुद्धि, केवल वातावरण, प्रेरणा, केवल वंशानुक्रम। तो इसमें चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है। तो 14 का जो राइट आंसर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चों को समूहों में कार्य करवाता है ताकि वह एक दूसरे से सीख सके। यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? एक शिक्षक बच्चों को समूहों में कार्य करवाता है ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? गेसल, वाइगोत्स्की, गाल्टन और फ्रायड, दैट मीन्स सिगमंड फ्रायड। अब 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का है। ठीक, हर बालक सीख सकता है लेकिन उसकी सीखने की गति अलग हो सकती है। ठीक है, ये तो 100% ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि बालक कोई भी हो,
वो सीख सकता है, लेकिन उसके सीखने की जो गति है ना वो अलग हो सकती है। ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका बिल्कुल क्लियर सा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक की, अनुशासन अधिकारी की, ज्ञान का एकमात्र स्रोत, सहायक एवं मार्गदर्शक। अगर देखिए बाल केंद्रित चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन की आप बात करेंगे तो उसमें जो टीचर्स की भूमिका होती है किसमें होती है? सहायक एवं मार्गदर्शक की होती है। नियंत्रक कंट्रोलर नहीं, अनुशासन अधिकारी नहीं होता है, ज्ञान का एकमात्र स्रोत ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यदि बच्चा किसी नई स्थिति के अनुसार अपने पुराने विचारों में परिवर्तन करता है, यदि बच्चा किसी नई स्थिति के अनुसार अपने पुराने विचारों में परिवर्तन करता है तो पियाजे इसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, आप बिल्कुल इसको अस्थाई से पढ़िए, जितना क्वेश्चन अस्थाई से आप पढ़ेंगे उतने ही सही होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। नई स्थिति के अनुसार अपने पुराने विचारों में परिवर्तन कर रहा है तो पियाजे ये जानना चाहते हैं कि यह पियाजे इसको क्या कहते हैं? आत्मसात्करण है, समायोजन है, संरक्षण है या वर्गीकरण है? तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समायोजन। वो एडजस्टमेंट कर रहा है। निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के पक्ष में है? निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के पक्ष में है? समावेशी फिर वही बात की जा रही है इंक्लूसिव एजुकेशंस की। ठीक है, सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यपुस्तक पर्याप्त है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यपुस्तक पर्याप्त है। विशेष अवस्था वाले बच्चों को अलग रखना चाहिए, विविधता को स्वीकार करना चाहिए, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विविधता को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, देखिए जितनी डाइवर्सिटी है, डिफ्रेंशिएशन जो होता है, विभिन्नताएं होती हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि सभी बच्चे समान नहीं हैं, उनकी सीखने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, सबका लेवल अलग है। अब आप ये सोचें कि एक ही लेवल से सभी बच्चे सीख लें तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, देखिए क्वेश्चन तो ऐसे बन जाते हैं जब क्वेश्चन को आप और उसके सभी आंसर को आप एक इत्मीनान से पढ़ते हैं। ठीक है, विकास में शिक्षा शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ों को ऐड किया जा रहा है कि जो बाल विकास है और जो शिक्षा शास्त्र है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक तो बालक का विकास करना है, उसको एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे की कमियों की पहचान, केवल परीक्षा की तैयारी, बालक को समझकर प्रभावी शिक्षण प्रदान करना, अनुशासन स्थापित। देखिए मैंने कहा कि जहाँ भी उसको पनिश करने के अनुशासन की बात आए, कंट्रोल की बात आए, उस ऑप्शन को हटा दीजिए। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बालक को समझकर पहले उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको समझिए कि बालक चाहता क्या है, फिर उसके बाद अपनी टीचिंग को आप आगे बढ़ाइए। अगर आप भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पहले सबसे पहले ज़रूरत होती है बच्चे को समझना। अगर हम बच्चे को नहीं समझ रहे हैं तो हम उसको सिखा नहीं पाएंगे, उसको हम पढ़ा नहीं पाएंगे, कितना ही मेहनत कर लें। अगर बच्चे की मेंटालिटी को हम सीख गए, पढ़ गए, ठीक है, तो आसानी से हम उसको सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे, बता पाएंगे, उसकी हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक बच्चों को विभिन्न तरीकों से एक ही अवधारणा सीखने का अवसर देता है। तरीका वो विभिन्न है लेकिन एक ही अवधारणा सीखने का अवसर देता है। चित्र, गीत, मॉडल और गतिविधि के माध्यम से। यह किस सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है? ठीक है, व्यवहारवाद, बहुबुद्धि सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कक्षा में एक बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है और अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर खोजने का प्रयास करता है। रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक को क्या करना चाहिए? कौन से दृष्टिकोण में? रचनावादी दृष्टिकोण में। ठीक है, अब यहाँ शिक्षक के बारे में पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए आप अपने आप को रख के देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन तक आप पहुँचे हैं, तो अपने आप को वहाँ पे रखिए कि मैं टीचर हूँ, मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसे चुप रहने को कहना चाहिए, ये तो 100% करेक्ट इनकरेक्ट हो गया।
क्यों हम उसको चुप रहने के लिए क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो चीज़ों को जानना चाहता है, बार बार इसलिए प्रश्न पूछ रहा है। केवल सही उत्तर बता देना चाहिए। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा, आपने राइट आंसर बताया, उसके बाद उसको बैठा दिया, ठीक। उसकी जिज्ञासा को सीखने का आधार बनाना चाहिए, ठीक। उसे दंड की हटा दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए, बी और डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। उसकी जिज्ञासा को, उसकी क्यूरियोसिटी को सीखने का आधार बनाइए, और जितनी उसकी क्यूरियोसिटी को आप समझेंगे, बच्चा उतना ही सीखता चला जाएगा और आगे बढ़ने की, सक्सेस होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। बेहतरीन क्लास चल रही है। बस आपसे उम्मीद यही है कि एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, थंब कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तभी आप लाइक करिएगा, अन्यथा के कंडीशन में आप चैनल को लेफ्ट करिए, छोड़िए और जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वाइगोत्स्की के ZPD की सबसे उपयुक्त व्याख्या करती है? ठीक है ना, इसमें आप देख रहे हैं कौन सी ZPD की उपयुक्त व्याख्या करती है, कौन कौन सा है। बच्चा केवल वही कार्य करता है जो वह पहले से जानता है। बच्चा बिना किसी सहायता के सभी कार्य कर लेता है। बच्चा सक्षम साथी या शिक्षक की सहायता से नया कार्य सीखता है। बच्चा केवल अनुकरण करता है। अब आप बताइए ZPD की सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक पाता है कि छात्र गणितीय अवधारणा को समझ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें नई परिस्थितियों में लागू नहीं कर पाते। यह किस प्रकार के अधिगम की कमी को दर्शाता है? भाई, जितनी भी मैथ की अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट हैं, बच्चे आसानी से उसको समझ ले रहे हैं, लेकिन उसको जब रियल लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है, ये उन्हें नई परिस्थितियों में जब लागू करना है तो वो उसको नहीं जान पा रहे हैं। रटने वाला अधिगम, स्थानांतरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, सामाजिक अधिगम। तो 24 का जो राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरण अधिगम का। अभी हम 25 पे पहुँचे हैं, 1/4 पे पहुँचे हैं। क्लास लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते चलिए, बहुत सारे आपके डाउट क्लियर भी हो जाएंगे, और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपसे उम्मीद यही है कि बस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, और उसके बाद आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए, नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। 25 का क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नैतिक निर्णय सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के आधार पर लेता है तो वह किस स्तर पर है? नैतिक निर्णय, मॉरल डिसीजन, सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के आधार पर लेता है तो वह किस स्तर पर है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, नैतिक यथार्थवाद। ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर परंपरागत। एरिक्सन के अनुसार यदि प्राथमिक विद्यालय का बच्चा, किसका? प्राथमिक विद्यालय का बच्चा लगातार असफलताओं का अनुभव करता है तो उसमें किस भावना का विकास होने की संभावना है? कोई भी बच्चा है, अगर वह लगातार असफलताओं का अनुभव कर रहा है, वो बार बार फेल हो रहा है, उसको फीलिंग्स हो रही है, तो उसमें कौन सी भावना विकसित होने की संभावना ज़्यादा है? विश्वास, पहचान, हीनता और स्वायत्तता। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके अंदर हीनता आएगी। अगर मान लीजिए आप ही यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक बार आपने दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको इन्फीरियरिटी फील होगी, हीन भावना आएगी कि यार मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मेरा माइंडसेट क्या है, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंदर आएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने पाए, क्लास को आप पूरा देखिए, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, सभी प्रॉब्लम आपकी आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षक सभी छात्रों को एक जैसा कार्य देता है जबकि उनकी क्षमताएं भिन्न है, यह किस सिद्धांत की अवहेलना है? तो इसमें क्लियर हो गया, जब कभी बात की जाए कि सभी बच्चों को एक समान कार्य दे रहे हैं तो वो कौन सा प्रिंसिपल का उपेक्षा की जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता का। किसका? व्यक्तिगत विभिन्नता का। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो इसलिए जो क्वेश्चन बिल्कुल आपको इजी लगे तो उसको आसानी से फट से आंसर करिए, आगे बढ़ जाइए।
बालक के विकास में परिवार की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर बालक के विकास में परिवार की भूमिका की आप बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि बालक का जो पहला विद्यालय होता है, पहली उसकी पाठशाला होती है, उसका परिवार होता है, ठीक। और उसकी जो माँ होती है, बालक की माँ, बच्चे की जो माँ होती है, वो सबसे पहले उसकी शिक्षक होती है। जैसे वो उसकी परवरिश देंगे, जैसे उनको इन्वायरमेंट देंगे, बच्चा उसी के अनुसार सीखेगा। क्योंकि साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कहा गया है कि बच्चा जब जन्म लेता है कोरी प्लेट के समान होता है। तो चलिए यहाँ पर आंसर करिए आप। परिवार केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, तो हटा दीजिए। परिवार विकास का प्रथम या सर्वाधिक प्रभावशाली अभिकरण है, ठीक। परिवार का प्रभाव केवल प्रारंभिक वर्षों तक सीमित रहता है, इसको भी हटाइए। विद्यालय परिवार से अधिक प्रभावशाली होता है, तो इसमें आप देखेंगे 28 का जो राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। लास्ट के 5 क्वेश्चन क्या हैं आपके लिए होमवर्क होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ उसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन 5 के आंसर्स क्या है, तो मैं अगली वीडियो में उन सारे जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे उनके करेक्ट आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। तो अभी आप 29 पे हैं, ऐसे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। आप बढ़ते रहिए आगे। देखते हैं, एक बालक लिखते समय अक्षरों का क्रम बार बार बदल देता है। कोई बालक है, वो लिख रहा है, जो उसका लेटर है, उसका जो ऑर्डर है, वो बार बार चेंज कर दे रहा है, बदल दे रहा है, ठीक है। तथा शब्दों को पहचानने में कठिनाई अनुभव करता है, यानी शब्द जब पहचानने की बात आती है तो उसको कठिनाई होती है। तो यह संकेत हो सकता है किसका? डिस्कैल्कुलिया, ADHD का, डिसलेक्सिया का, डिसग्राफिया का, ठीक है ना। तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिसग्राफिया का, ठीक है ना। देखिए, ग्राफिया का मतलब पहचानने से, तो यहाँ पे शब्दों को पहचान नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर डिसग्राफिया का संभावना है। समावेशी शिक्षा की दृष्टि से बाल शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन में पूछा जा रहा है। जो टीचर होते हैं, कौन टीचर, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट लायबिलिटी क्या है, महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? सभी छात्रों को ऐसी शिक्षा देना, केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देना, विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अलग बैठाना। ये राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो 30 का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बाल विकास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। इस 100 क्वेश्चन में आप देखेंगे लगभग पूरे सिलेबस को कवर कर लिया गया है। अब 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ये भी आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, उससे भी आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं, कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची है। अब यहाँ पे पियाजे के अनुसार बालक का बौद्धिक विकास मुख्य रूप से किसके कारण होता है? जीन पियाजे पूछना चाह रहे हैं आपसे कि बालक का जो बौद्धिक विकास होता है मुख्य रूप से किसके कारण होता है? सामाजिक पुरस्कार, सक्रिय अन्वेषण और अनुभव, दंड और पुनर्बलन, आनुवंशिकता मात्र, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छात्र विज्ञान में उत्कृष्ट है, साइंस में वो उत्कृष्ट है, लेकिन सामाजिक संबंध बनाने में कठिनाई अनुभव करता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, पढ़ने में तेज़ हो, उनकी साइंस अच्छी हो, मैथ अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, लेकिन उनके अंदर सोशल जो बिहेवियर होता है, जो सोशल रिलेशंस होते हैं, जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, वो बनाने में क्या करते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार यह दर्शाता है, किसके अनुसार? गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शा रहा है? उसकी बुद्धि कम है, गलत है, क्योंकि अगर वह साइंस में उत्कृष्ट है तो बुद्धि कम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, जब आप क्वेश्चन को आंसर उसके ऑप्शन से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब आसानी से आंसर आपके लग जाएंगे। सभी बुद्धियाँ समान स्तर पर विकसित होती हैं। भाई, अगर हम ये कहें कि जितनी भी
बुद्धि होती है वो समान स्तर पर विकसित होती है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, विभिन्न बुद्धियों का विकास अलग अलग हो सकता है। अब आईक्यू परीक्षण पर्याप्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जब क्वेश्चन को और उसके आंसर्स को, ऑप्शंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, कोरिलेट करेंगे, तो ऑटोमेटिक आंसर आपका लग जाएगा। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन है, उसमें वैल्यूएशन को पूछा जा रहा है। मूल्यांकन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल होगी, जो बच्चे हिंदी के अलावा किसी अदर लैंग्वेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी देख सकें, इसको भी ध्यान में रखा गया है। चलिए इसका आंसर आप करिए फट से। जो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों को वर्गीकृत करना, त्रुटियां खोजकर दंड देना। मैंने कहा कि चाहे किसी भी ऑप्शन में निगेटिविटी आपको मिले, ठीक है, पनिशमेंट आपको दिखाई दे, तो फट से उसको आप हटा दीजिए। सीखने में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। ठीक है, केवल अंक प्रदान करना, ये भी गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि शिक्षक छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर नई अवधारणा सिखाता है तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? इस 100 क्वेश्चन में लगभग आप देखेंगे पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। इसको ये क्लास विशेष रूप से बनाई गई है ताकि आपकी तैयारी पूरा अच्छे से हो सके। बस करना क्या है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। नोट्स आप बनाते चलिए, थोड़ा सा हम फ्लो चलेंगे ताकि आप आसानी से नोट्स बना लें। ठीक है, एक शिक्षक छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर नई अवधारणा सिखाता है तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? आत्मसातकरण, दंड सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होता है? 34 का ऑप्शन नंबर ए, आत्मसातकरण है। ठीक, एक बच्चा कहता है कि यदि मैं नियम तोड़ूंगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। यदि मैं नियम तोड़ूंगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। कोहल वर्ग के अनुसार यह किस चरण को दर्शाता है? ठीक है, अच्छा बालक, अभिविन्यास, कानूनी व्यवस्था, दंड एवं आज्ञा पालन, सामाजिक अनुबंध। तो 35 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके अंदर दंड का भय है और नियम को फॉलो कर रहा है, आज्ञा पालन भी कर रहा है। ठीक, समावेशी कक्षा में सहपाठी सहयोग, पीयर क्या है, ट्यूटरिंग को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है। सहपाठी सहयोग को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है शिक्षक का कार्य कम करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सहयोगात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित करना, अनुशासन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 36 का। एक शिक्षक बच्चों को समस्या देकर स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। उनको प्रॉब्लम दी गई और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आप इसका आंसर खुद से खोजिए। ये किस अधिगम को बढ़ावा देता है? किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहा है? यांत्रिक अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, खोज परक एवं रचनात्मक अधिगम, अनुकरणात्मक अधिगम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखिए, ADHD से प्रभावित छात्र के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? बार बार दंड देना, तो हटा दीजिए। लंबे समय तक एक ही कार्य करवाना, छोटे छोटे कार्य एवं स्पष्ट निर्देश देना, उसे कक्षा से बाहर रखना, हटाइए। ये हटाइए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अगर वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य? केवल संचार, केवल सामाजिक संपर्क, चिंतन एवं अधिगम को दिशा देना, मनोरंजन। तो इसलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिंतन एवं अधिगम को दिशा देना।
एक प्रभावी शिक्षक बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन इसलिए करता है ताकि एक प्रभावी शिक्षक बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन इसलिए करता है ताकि केवल परीक्षा परिणाम बढ़ा सके, हटा दीजिए, बच्चों के व्यवहार को समझकर उपयुक्त शिक्षण कर सके, अनुशासन लागू कर सके, पाठ्यक्रम सीधा समाप्त कर सके। तो ये तो हट गया, ये भी हट गया, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों से पूछता है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न होता तो क्या होता। ठीक है, पियाजी के अनुसार यह प्रश्न मुख्यतः है किस अवस्था के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। ये टीचर ये जानना चाहता है कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करता, नहीं होता, तो क्या होता। ठीक है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने अवस्थाओं के ऊपर एक वीडियो पहले ही बना रखा है, चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि जितनी भी अवस्थाएं हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। एक छात्र किसी समस्या को हल करने के लिए कोई संभावित समाधानों पर विचार करता है और फिर सर्वोत्तम समाधान चुनता है। यह किस क्षमता को दर्शाता है? यह किस क्षमता को दर्शाता है? आत्मकेंद्रिता, अमूर्त चिंतन, अनुकरण और संरक्षण। तो 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं? कौन सी कक्षा की? रचनावादी की। छात्र सक्रिय भागीदारी करते हैं, शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है, अनुभव आधारित अधिगम होता है, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि एक शिक्षक छात्रों को उनके अनुभवों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वह मुख्यतः किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहा है? सामाजिक निर्माणवाद, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, यांत्रिक अधिगम। तो इसमें आप देखेंगे 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक निर्माणवाद। एक बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण को सही मानता है और दूसरों के विचारों को समझने में कठिनाई अनुभव करता है। तो यह किस अवधारणा का उदाहरण है? संरक्षण, आत्मकेंद्रिता, वर्गीकरण, समायोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में केवल हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, 50 सेकंड हम लाएंगे। गार्डनर के अनुसार जो छात्र स्वयं की भावनाओं, क्षमताओं और सीमाओं को भली भांति समझता है उसमें कौन सी बुद्धि अधिक विकसित होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, तो 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समावेशी शिक्षा में लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट LRE का अर्थ है, इसको आप नोट कर लीजिए कि 100% चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, विशेष विद्यालयों में शिक्षा देना, छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अधिगम सामान्य वातावरण में शिक्षित करना। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक छात्रों को त्रुटियों का विश्लेषण करके उनके सीखने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण किससे संबंधित है?
व्यवहारवाद, रचनावाद, परिपक्वता सिद्धांत, दंड सिद्धांत। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र पढ़ने में सक्षम है लेकिन लिखित अभिव्यक्ति में अत्यधिक कठिनाई अनुभव करता है तो यह किस अधिगम अक्षमता का संकेत हो सकता है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ADHD। तो आप देखेंगे 49 का जो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, डिसग्राफिया। लास्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष है? उद्योग बनाम हीनता, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहचान बनाम भूमिका श्रम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसका आंसर क्या करना है आपको, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आज की क्लास में केवल 50 क्वेश्चन रखे गए हैं, है तो पूरी 100 की श्रृंखला, लेकिन इसका पार्ट 2 आएगा ताकि आप पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस न करें। तो इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक।